यो मैम। चलो तुम थोड़े सिंसियर हो तो आज तुम बच गए, लेकिन मैं दूसरे बच्चों को यही बोलूंगी मेरे पहले बच्चे बैच वाले बच्चे करके आए, तुम नालायक हो। यो और मैम। स्कूल में होता था ऐसे, तो मैम आके बोलते थे तुम्हारा ही ग्रेड है जो बहुत शोर मचाता है, ए ग्रेड वालों को देखो। यो मैम। यो यो मैम। मैम। हमारे दो ग्रेड थे, ए और बी। हमारी मैडम हमें बोलती थी बी ग्रेड वाले बच्चों को देखो, बी ग्रेड में सारे शैतान गुंडे सारे भरे पड़े थे, और हम सोचते थे कि हमें पता है कि वो चुप नहीं होते हैं। फिर भी मैम हमें बोलती थी, हम भी सुन लेते थे। दोनों क्लास को ऐसे बोलती है कि बी वाले में बोलेंगे कि ये वाले अच्छे हैं और ए वाले में बोलेंगे ए कि वाले तो बी वाले। ए वाले तो थे ही अच्छे ना, हम शैतानी करते थे लेकिन हम नाम नहीं आने देते थे। मेरी शक्ल देख रहे हो, किसी को पता नहीं चलता था कि किसने की है ये शैतानी, किसने चीजें तोड़ी है फोड़ी है। मैं और मेरे दोस्त हम तो बहुत कार्टून होते थे हम लोग। हमारी क्लास में दो राहुल थे, एक राहुल सोनी, एक राहुल गुलाटी। गुलाटी और मैं ज्यादा शैतान थे, सोनी थोड़ा शरीफ था। तो हम क्या करते थे, गुलाटी आगे बैठता था, फिर हम सोनी को बीच में बिठाते थे, फिर थर्ड सीट पे मैं बैठती थी। अब हम दोनों जोक मारते थे, जोक मार के उसको हंसाते थे बीच में, तो वो हंसता था, हम हंसते थे उसके साथ धीरे धीरे धीरे। फिर यहाँ से ना मुझे दिख रहा होता था टीचर देख रही है, तो पता चले सामने टीचर बैठे हैं, और ऑब्वियसली लड़के लड़की में पहले लड़के ही पिटेंगे। तो हम उसको हंसाते थे, फिर एक मोमेंट आता था जब हम उसको जोर से हंसाते थे, और जैसे जोर से हंसने का टाइम आता था ना हम दोनों चुप हो जाते थे। अब मैडम देखती थी सोनी हंसा है, मैम आगे उसको मार के जाती थी। बेचारा, उसके तो पापा को भी कंप्लेन की थी मैम ने कि आपका बेटा बहुत शैतान है। बेटा शैतान नहीं था, हम थे वो हम। आगे पीछे वाले शैतान थे। हाँ, मेरा भाई उसी स्कूल में पढ़ता था ना, मेरा भाई बहुत इंटेलिजेंट था, मैं ठीक थी पर मेरा भाई बहुत इंटेलिजेंट था। तो जल्दी से वो ना उनको ऐसे नहीं लगता था कि मैं कर सकती हूँ, पर मैं कर सकती थी। मेरे टीचर्स ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। ये तुम्हारे टीचर नहीं करेंगे, मैं तुम्हें बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करती, ठीक है। लेट मी बी वेरी क्लियर। यो मैम। यो मैम। तो कल हमने क्या पढ़ा? मैम एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज। क्या पढ़ी हमने? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज पढ़ी। यस मैम। ठीक है, तो हमने इम्यूनिटी का पार्ट करा, राइट। यो मैम। यो मैम। यो मैम। ये हो गया, एक सेकंड। तो थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं उसके ऊपर। नहीं नहीं, एक सेकंड, चेक कर लेते हैं, अगर पढ़ के आए हो तो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ के आए हो तो तुमको पता चल जाएगा कि भाई तुमसे नहीं हो रहे हैं। तो चलो ट्राई करके देखते हैं। चलो ट्राई दिस वन। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के आ रहे हो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यो मैम। राइट इन द चैट बॉक्स। आई थिंक मैंने ज्वाइन कर लिया है, लेट मी चेक। तब तक राइट इन द चैट बॉक्स। हम्म देखो, अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आपको इसका पता होगा, तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा आपने, है ना, क्योंकि पढ़ा होता तो ये आता, नहीं तो नहीं आता। Which of the following immune responses is responsible for rejection of kidney graft? किडनी ग्राफ्ट का मतलब है कि किसी को किसी और की किडनी दे दी, मेरी किडनी खराब है तो मुझे मेरी सिबलिंग की किडनी मिलती। अब बाहर से किसी की ऐसे नहीं ले सकते जनरली, ग्राफ्ट मैच करना चाहिए। ग्राफ्ट का मतलब है किडनी, दूसरे की किडनी। तो किसी और की किडनी मेरी बॉडी में आती है ना, तो मेरा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम जब रिजेक्ट कर देगा तो वो किस तरीके का रिस्पॉन्स होगा? तो कौन कौन होता है जो ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि बाहर से किडनी ग्राफ्ट आया? क्वेश्चन ये है, ट्राई दिस। बेटा स्क्रीन दिख रही है? यो मैम। एक सेकंड मुझे इसको वो बनाना है। एक मिनट एक मिनट, बच्चा फिर एंटर नहीं कर पा रहा। गिव मी 1 मिनट। स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। नो मैम। Alright, कैसे से अब हो गया, अब दिख रही है? नो नो मैम। नो नो मैम। मैम। ठीक है। मैम अब दिख सो हाँ, रही है। यो मैम।
हाँ, चलो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट? हाँ, राइट। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारे सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स कौन से वाला, टी सेल वाला या बी सेल वाला? टी सेल्स। T cells. टी सेल वाला, ठीक है जी, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। गुड। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स अभी तक हमने करा नहीं ना। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? कोई बात नहीं, अभी आपको इसमें से 2 आते हैं, दैट्स फाइन। ट्राई दिस वन, ये आता होगा आपको। उसमें डालना है चैट बॉक्स में। Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during initial days of lactation. तो जब वो फीड करती है बच्चों को इनिशियल डे पे, इज वेरी एसेंशियल इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न। तो मिल्क से बेबी को, सॉरी, मम्मी से बेबी को इम्यूनिटी जा रही है आफ्टर बर्थ थ्रू मिल्क, है ना। तो बच्चे को हम दूध देते थे ताकि वो कैसे ना रोए। कैसे साउंड बनाता है वो? है ना। बॉडी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ए वुड बी द आंसर, राइट। आंसर वुड बी ए। इस तरीके से सीखा है ना, जिस तरीके से सीखा है वैसे रिकॉल किया करो। निको निमोनिक से ऐसे स्टोरीज भूल जाओगे तो फायदा है ना। ट्राई दिस वन। और ये नहीं आता तो मेरे को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं किया। ये बताना। अगर एनसीईआरटी पढ़ी हो तो तुम्हें आता होगा, क्योंकि मैंने कॉम्पोजिशन नहीं बताई थी, लेकिन मैंने माल्ट क्या है ये बताया था। तो देखते कौन पढ़ के है। रिया पढ़ के आई है। अरे वाह। ओए, तुम लोग बुक खोल के तो नहीं बैठे? नो मैम। No, ma'am. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माल्ट? Mucus associated lymphoid tissue. हाँ, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो इनकी कॉम्पोजिशन होती है लगभग 50%। तो तुम देख रहे हो पूरी बॉडी में हर जगह म्यूकस ही म्यूकस है। ऑर्गन्स के पास लाइनिंग है म्यूकस की, तो 50% तो यही अकेले हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ना। तो माल्ट 50% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है, ठीक है। आंसर वुड बी डी। गुड। ये बताओ, ये आना चाहिए आपको। मैंने वैक्सीन कराया था? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, ये नहीं आएगा। ये बताओ। वैक्सीन नहीं कराया मैंने तो। वैक्सीन कराती हूँ मैं। Which of the following immunoglobulin does constitute the largest person in human milk? Human milk में largest person पूछ रहे हैं वो। बेटा लार्जेस्ट पर्सन मैं समझ गई कि तुम लार्जेस्ट पर्सन में एंटीबॉडी आप एम के पास चली गई, लेकिन उसने बोला ह्यूमन मिल्क। बेटे दूध के अंदर तो सिर्फ एक सिक्रेटरी एंटीबॉडी आ सकती है ना, तो कौन सी होती है? IG. आईजीए। जी। सिर्फ सिक्रेटरी जो मिल्क में मिलेगी तो वो ए है ना। आंसर वुड बी ए। डी कैसे? Yo, ma'am. क्वेश्चन तो पूरा पढ़ो ना, राइट। समझ आया ना? Yes, ma'am. चलो ठीक है, आओ वैक्सीन वाला पार्ट करते हैं, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। मुझे लगा आप लोगों ने वैक्सीन कर लिया है, सो दैट्स माय बैड। आइए, अब ये इम्यूनाइजेशन होता है। देखो 2 टर्म है, बड़े क्लोज है। कोई तुमसे इतना डिटेल में तो पूछेगा नहीं, लेकिन अपने माइंड को क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, एनसीईआरटी ऑलमोस्ट सेम ही ट्रीट करती है। वो कहती है एक जैसे ही वर्ड है, लेकिन इनमें फर्क है। देखो वैक्सीनेशन का मतलब इंजेक्शन लगाना, राइट। Yo, ma'am. अब आप बीमारी से पहले भी इंजेक्शन लगा सकते हो। जैसे आपको बीमारी से पहले हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन आपको स्कूल में लगते होंगे, अभी लगते हैं आज मतलब तुम्हें लगे हैं स्कूल में? हेपेटाइटिस से लगते थे, ठीक है। और एक होती है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब है बॉडी में
स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी आना है, ठीक है। कि मुझे पता है कि मैंने वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन ले लिया, तो अब जैसे हमने कोविड के लिए लिया कि हमने उसके लिए ऑलरेडी वैक्सीन ले लिया, तो मेरी बॉडी में इम्यूनाइजेशन हो गई है, वो प्रिपेयर है कि इस वायरस के अगेंस्ट वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके बैठी है, डिफेंस प्रिपेयर करके बैठी है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन कैन लीड टू इम्यूनाइजेशन, राइट, ये बात समझ आई? यो मैम। दवाई खाना भी इम्यूनाइजेशन की तरफ लीड कर सकता है, पर हम वैक्सीनेशन लीड टू इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। ये दो अलग टर्म है। अब इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी, को अब इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप इम्यूनाइजेशन की तरफ जा रहे हो, मतलब आपका शरीर तैयार है एकदम कवच के साथ, सारे सेल्स तैयार है किसी पर्टिकुलर पैथोजन को मारने के लिए। अब ये जो इम्यूनाइजेशन बॉडी को मिलती है दो तरीके से मिल सकती है, एक बॉडी खुद से प्रिपरेशन करे एंटीबॉडी सिक्रीट करके, दूसरी बॉडी को बनी बनाई एंटीबॉडी मिले। तो देखो, मान लो 2 वॉलंटियर दे दो मेरे को, फिर मैं समझाती हूँ। आई नीड 2 वॉलंटियर्स, प्रीति और प्रिया। चलो जी, पीपी, ठीक है। तो ये हमारी प्रीति है और प्रीति मस्त बैठी है सोफे पे, ठीक है। अब आपको पता जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो हम कंकाली बनाएंगे, ये टांगों पे टांगे रख के मस्त सोफे पे बैठी है और पॉपकॉर्न खा रही है, ठीक है प्रीति? यो मैम। प्रीति खुश है, कह रही यही चाहिए था मुझे छुट्टियों में, मेरी दिल की बात छीन ली। अब प्रीति का क्या है, घर पे ना सब इसको आके खाना दे रहे हैं, है ना, बेड पे खाना दे रहे हैं, उसके बाद उसको चादर भी दे दी मम्मी ने, कह रही ला मेरी लाल लेट आराम से टीवी देख, पूरा समय बर्बाद कर अच्छे से, ठीक है। तो इसने उठा तो कुछ नहीं है, इसको खाना मिला, सारी एनर्जी मिली, लेकिन इसने खुद उठ के कोई एफर्ट नहीं किया। तो जब हम कोई भी एनर्जी खुद से नहीं लगाते हैं तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पैसिव या एक्टिव? पैसिव, क्योंकि नो एफर्ट्स बाय प्रीति, ठीक है। यो मैम। पर क्या प्रीति ने खाना खाया? यो मैम। प्रीति को खाना मिला है लेकिन उसने एफर्ट खुद नहीं लगाया, राइट। अब सेकंड केस है हमारे पास प्रिया। प्रिया इतनी प्यारी थी कि मम्मी ने कहा ना 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 तू अपना काम खुद करेगी, तो प्रिया बेचारी ने 2 चोटियां बांधी कंकाल में, प्रिया भी हम कंकाली बनाएंगे। तो प्रिया ने पहले खाना बनाया, पॉपकॉर्न बनाया उसने, फिर बैठ के उसको खाया, उसके बाद उसने फिर दोबारा खाना बनाया, राइट। तो प्रिया ने सारा काम खुद किया। तो जब भी आप कुछ काम खुद से करते हो तो एनर्जी लगती है, तो जिस प्रोसेस में एनर्जी लगती है उसे क्या बुलाते हैं, एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। तो एक्टिव में एनर्जी, एफर्ट प्रिया ने खुद डाले, राइट, एफर्ट बाय प्रिया, उसने एफर्ट डाले, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन देखो, दोनों को खाना मिला ना, खाना दोनों को मिला, एक ने खाना बनाने के लिए एफर्ट खुद डाले और एक ने एफर्ट खुद से नहीं डाले, राइट। खाना लेकिन दोनों को मिलेगा। सो इम्यूनिटी जो होती है, हमारी इम्यूनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन और एक होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि जो आपने इंजेक्शन दिया है वो आप डिजीज होने से पहले दोगे, ठीक है। जैसे मान लो कि कोविड का इंजेक्शन हम दे रहे हैं कोविड से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो पहले इंजेक्शन दिया, ठीक है, इंजेक्शन दिया, वो सारे, अब जब इंजेक्शन होता है उसमें सॉल्यूशन में होता क्या है, ऐसा क्या होता है कि डिजीज होने से पहले आपको प्रोटेक्ट कर लेती है? एंटीबॉडीज। नहीं, बीमारी से पहले एंटीबॉडीज नहीं मिलती कभी। देखो, वैक्सीन की बात करें ना, इंजेक्शन की, ध्यान से समझना है इसको, फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तुमको समझ आ गया ना एक बार, फिर तो कुछ भी नहीं है। देखो, ये इंजेक्शन है हमारा, 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं बिफोर डिजीज, बना लो इसे, और एक होते हैं आफ्टर डिजीज, है ना। तो अगर मैंने बिफोर डिजीज किसी को इंजेक्शन दिया तो उस इंजेक्शन में होगा क्या, उस इंजेक्शन में सॉल्यूशन में क्या होता है, आपको मिलते हैं वीकेंड पैथोजन। तो इसमें आपको मिलेंगे वीक पैथोजन, मतलब फॉर एग्जांपल वायरस है तो वायरस को आपने वीक करके डाल दिया, मींस कि थोड़े से कण वायरस के मेरी बॉडी में डाल दिए, उसका स्ट्रक्चर, उसका कवरिंग मेरी बॉडी में डाल दिया, वो बीमारी नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने उसको वीक कर दिया, वो मेरी बॉडी में बीमारी नहीं कर सकता, पर फिर भी मेरी बॉडी में एज ए पैथोजन जाता है थोड़ा सा अमाउंट। अगर मेरी बॉडी में पैथोजन की तरह जाएगा तो कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? मैम प्राइमरी। तो प्राइमरी उसकी मेमोरी रख लेगा? यो मैम। जब वीकेंड पैथोजन देते हो ना तो एंटीबॉडी बनेगी बॉडी में, एंटीबॉडी फॉर्म बाय बॉडी, ठीक। इसलिए आपको इंजेक्शन के बाद थोड़ा फीवर आता है ना,
तो आपकी बॉडी ना एक्टिवेट होती है इंजेक्शन के बाद। बीमारी से पहले जो इंजेक्शन लगते हैं उसके बाद फीवर आना भी चाहिए। आपकी बॉडी में ना काम हो रहा होता है इसलिए फीवर आता है। इट इज अ गुड, डॉक्टर कहते भी है कि थोड़ा फीवर आएगा और आना भी चाहिए। तो एंटीबॉडी फॉर्म बाय योर बॉडी, राइट। अब जब सच में वो पैथोजन मेरी बॉडी में आएगा, वो वायरस, तो जब सच में वो मेरी बॉडी में आएगा तो कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट होगा? सेकेंडरी, है ना। तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा ना। तो बिफोर डिजीज जो आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, आपकी बॉडी में मेमोरी सेल्स बनाते हैं उस पैथोजन के लिए, ताकि जब वो सच्ची में आए तो आपकी बॉडी उससे लड़ाई कर पाए। समझ आया? आप रोक नहीं सकते हो, आप रोक नहीं सकते हो वायरस बैक्टीरिया को आने से, आप बस अपने आप को तैयार कर सकते हो, ठीक है। सो ये होता है जब आपको पहले। अब इस केस में एंटीबॉडी बनाई किसने? एंटीबॉडी बनाई किसने? बॉडी। हाँ, यस, बिकॉज एंटीबॉडी हमारी बॉडी ने खुद बनाई तो उसने एनर्जी यूज करी होगी ना। सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनाइजेशन। समझ आया? हाँ बोलो, दोबारा बोलो क्या। सो दिस इज मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। कि क्या नाम है तुम्हारा? पायल। तो पायल, तुम गई डॉक्टर के पास और उन्होंने तुम्हें कोविड से पहले का इंजेक्शन लगा दिया। अभी कोविड नहीं है, राइट, तुमको पहले इंजेक्शन लगा दिया। तो इंजेक्शन में ना उन्होंने थोड़े थोड़े कोविड वायरस के पार्टिकल तुम्हारी बॉडी में डाल दिए, वीक करके। वीक को हम वर्ड यूज करते हैं एटूनेटेड, एटीन्यूएटेड। तो ये वायरस के पार्टिकल ना, जैसे उसका थोड़ा सा प्रोटीन कोड डाल दिया, तो ये तुम्हारी बॉडी में डिजीज नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी बॉडी के बी और टी सेल इसके खिलाफ एंटीबॉडी भी बना लेंगे और इसकी पिक्चर भी रख लेंगे मेमोरी सेल के फॉर्म में। तो अगर अब तुम बैठी है और सडनली तुझे कोविड वायरस तेरी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो इस बार तेरी बॉडी उसे पहचान लेगी कि यार मैंने तो उसे पहले भी देखा है, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, ठीक है। सो किसी भी डिजीज से पहले जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए देते हैं। अब इस केस में जब आपको डिजीज से पहले इंजेक्शन दिया, इस केस में आपकी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाए ना। तो जब बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है तो ऐसी इम्यूनाइजेशन को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। समझ आया? यो मैम। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है? जब आपको डिजीज के बाद देना। फॉर एग्जांपल स्नेक बाइट, अब स्नेक ने काटा है, अब तुम वेट थोड़ी करोगे कि पैथोजन उसके अंदर डालो फिर एंटीबॉडी बने। इस केस में तो आप किसी को स्नेक ने काटा तो वो तो मर जाएगा, तो फटाफट हमें क्या करना पड़ेगा? रेडीमेड एंटीबॉडी देनी पड़ेगी। तो रेडीमेड एंटीबॉडी गिवन, तो इंजेक्शन लगता है रेडीमेड एंटीबॉडी का, तो उस इंजेक्शन में एंटीबॉडीज होते हैं। क्या बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाया या उसे बाहर से मिला? बाहर से। तो इसमें खुद की एनर्जी नहीं लगी ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये यो मैम। राइट, लिख लिया? यो मैम। अब ये बात यहाँ लिखी है। ये क्वेश्चन पीछे था कि स्नेक बाइट में पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है और एक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है जब आपको वीकन या एटूनेटेड एंटीजन आपकी बॉडी में दिए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट कर ले खुद से, राइट? यो मैम। दिस वाज ऑल अबाउट इट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एड्स, ठीक है। हम कोशिश करेंगे एड्स पढ़े और उसके बाद हम अगर कैंसर तक पहुंच पाए तो कैंसर देखेंगे। तो एड्स का आज हम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग कैंसर एंड अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। ओके, तो एड्स की बात करते हैं। एड्स होता क्या? मैम एक्वायर्ड सिंड्रोम। व्हाट इज अ सिंड्रोम? मैम मतलब डिजीज और सिंड्रोम में फर्क क्या है? मैम डिजीज ठीक हो सकती है, सिंड्रोम नहीं हो सकता। नेक्स्ट जनरेशन को मिलता है सिंड्रोम। चलो, इसने एक क्वेश्चन ठीक की थी। क्या बोला आपने सेकंड वाला? क्या बोला बेटा सेकंड पॉइंट? मैम नेक्स्ट जनरेशन को मिलती है। नहीं बेटा, वो तो जेनेटिक हो गया ना, इनहेरिटेंस नहीं। एक ठीक हो सकती है मैम और एक ठीक नहीं हो सकती। नहीं, डिजीज एक पर्टिकुलर डिजीज है, किसी को हो रखी है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीजेस, बहुत सारी डिजीज एक साथ होना सिंड्रोम होता है। द एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज अ काइंड ऑफ अ डिजीज जिसको हम स्लाइम डिजीज बोलते हैं, ठीक है। स्लाइम और स्लिम डिजीज बोलते हैं क्योंकि इसमें इंसान बहुत पतला हो जाता है, इसलिए स्लिम डिजीज भी इसको नॉर्मल टर्म में बोलते हैं। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बोलूं तो इट इज एन एक्वायर्ड, हासिल किया है, इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी। तो मैंने किसी ने ऐसा कंडीशन ले ली है,
कोई ऐसे वायरस की वजह से इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी हो गई है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है, इसलिए हम इसलिए सिंड्रोम वर्ड यूज करते हैं। तो सिंड्रोम मींस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है जी। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज सिंड्रोम। बहुत सारे आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है एड्स होने के बाद। एड्स करता कौन है? HIV फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोवायरस इम्यूनो सॉरी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस वायरस। कैसे धीरे से बोलती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अब ये जो HIV वायरस है जो एड्स डिजीज करता है, तो ये क्लियर रखना, वायरस ये है, डिजीज का नाम एड्स है, राइट। अब दिस डिजीज, अच्छा एड्स डे कब आता है? 1 दिसंबर। हाँ, 1 दिसंबर को एड्स डे आता है। बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको ना स्टेट एग्जाम्स में अक्सर पूछ ले जाते हैं, राइट। अगर एड्स पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए एड्स डे कब है, कैंसर डे कब है, राइट। नाउ इट इज नॉट कोजेनिटल। बेटा आपने बोला था ना कि आपको हेरिडिटरी पास ऑन होगा, हेरिडिटरी पास ऑन जरूरी नहीं है हो। अगर एक मदर को एड्स है, हम पहले से पता चल गया मदर को एड्स है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसको ऐसी मेडिसिन दी जा सकती है टू इंश्योर कि बच्चे को ना जाए एड्स वायरस, राइट। पर शर्त है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, सर्जेरियन डिलीवरी होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर में तुम इसका मीनिंग भी समझोगे। बस याद रखना कि एड्स नॉन कॉन्जेनिटल है। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है प्रेजेंट सिंस बर्थ, लेकिन ये बर्थ से हमेशा प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जनरली लोगों को बर्थ के बाद ये एक्वायर करते हैं वो, राइट। सो इट इज नॉट कॉन्जेनिटल। तो एड्स इन्फेक्टेड लोगों के बच्चे एड्स इन्फेक्टेड हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर? ये यहाँ से बनता है नीट का क्वेश्चन, क्योंकि ये किसी को नहीं पता। यहाँ से बनता है नीट का क्वेश्चन, ये किसी को नहीं पता, राइट। चलो, अब एड्स के जो वायरस होते हैं वो किसको जाके इफेक्ट करते हैं? देखो एड्स करता क्या है, एड्स कुछ नहीं करता, वो सिंपली बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। अगर मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया तो आसपास जो भी बीमारी है ना वो मैं उसको हील नहीं कर पाऊंगी। जैसे कॉमन कोल्ड होता है आप लोगों को, कितने दिनों में ठीक हो जाता है? 2-3 days में, हफ्ते भर में, है ना। ऊपर ऊपर से बोले तो हफ्ते भर में ठीक होता है ना। कैसे ठीक होता है? आपकी बॉडी खुद ही कर लेगी। हम पानी भी ना पिए तब भी हमारी, सॉरी, हम ज्यादा दवाइयां भी ना खाए, क्योंकि क्या होता है जो आपको कॉमन कोल्ड होता है वो वायरल इन्फेक्शन है। वायरस के खिलाफ ऐसे कोई दवाई है ही नहीं है। तो कॉमन कोल्ड में आपको बस रेस्ट की दवाइयां देते हैं। इसलिए कॉमन कोल्ड में जो भी दवाई खाते हो नींद आती है ना, वो इसलिए आती है क्योंकि वो वायरल की दवाइयां नहीं होती है। वो आपको इसलिए आती है क्योंकि वो आपको सुलाना चाहते हैं। दे नो कि कॉमन कोल्ड अपने आप चला जाएगा, यू जस्ट नीड रेस्ट, और आपको बहुत सारे लिक्विड लेने हैं, इसलिए वो कहते हैं कि आप लिक्विड पियो जितना पी सकते हो, है ना। अब देखो कॉमन कोल्ड जब मैं पढ़ाऊंगी तब और समझ आएगा। तो एड्स में क्या हुआ, किसी इंसान को अगर एड्स है ना, उसका इम्यून सिस्टम इतना खराब हो गया है कि उसको कॉमन कोल्ड होता है ना वो उससे हील नहीं कर पाता। तो जिसको भी एड्स होता है वो एड्स से नहीं मरते हैं, उनकी डेथ होती है किसी और डिजीज से। उनको निमोनिया हो जाता है और निमोनिया हील नहीं हो पाता। उनको कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड हील नहीं हो पाता। तो जो इंसान को एड्स होता है ना वो एक्चुअली एड्स से नहीं मरते हैं। एड्स की वजह से उनका इम्यून सिस्टम इतना लो हो जाता है कि और किसी भी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो पहली बात तो ये थी, समझ आया? अब एड्स में आते हैं सबसे पहले कि एड्स के जो वायरल है ये HIV वायरस, इफेक्ट किसको करता है? तो जो HIV वायरस है, ये मैंने यहाँ एड्स का अलग लिखा है, यहाँ HIV होगा। तो जो HIV वायरस है वो किसको जाके इन्फेक्ट करता है? पहले तो वो भागे जाता है मैक्रोफेजेस के पास। मैक्रोफेजेस आर द सेल्स, पढ़े थे आप लोगों ने, बड़े बड़े सेल्स है जो खा जाते हैं पैथोजन को। तो पहले जाता है ये मैक्रोफेजेस के पास भागे, या मैं इसको जाके पकड़ूंगा, ठीक है, और इसके अंदर घुस जाऊंगा और इसकी मैकेनरी को कंट्रोल कर लूंगा। मैक्रोफेजेस वही सेल है जो एमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, इफ यू रिमेंबर। आपको याद है किसकी डेवलपमेंट से बने थे मैक्रोफेजेस? देखो 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 कॉपी में देखो। सिर्फ तुम्हारी क्लास को मैंने डिटेल में समझाया था और किसी को समझाया भी नहीं था। तुम्हें भी नहीं आता, मैं तुम्हें भी नहीं समझाऊंगी। फिर एक्स्ट्रा नॉलेज थी वो। बताओ मैक्रोफेजेस कहाँ पढ़े थे, किसके चेंज होने से बनते हैं मैक्रोफेजेस? WBC मैक्रोफेजेस आना, कौन से सेल से? वो कौन से सेल की मॉडिफिकेशन से मैक्रोफेजेस बने थे? मैम सेल
सेल में कैरियर। कॉपी में देखो, लिखा नहीं है? मैम मोनोसाइट। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट ब्लड में घूमते हैं और फिर जब मोनोसाइट ब्लड वेसल से बाहर की तरफ निकल जाते हैं, मोनोसाइट को देख रहे हो तो देखते देखते बाहर निकल गया था वो ब्लड वेसल से, वो चेंज हो जाता है एक सेल्स में जिसको बोलते हैं मैक्रोफेजेस। यो मैम। ये मैक्रोफेजेस टिश्यू में ढूंढ ढूंढ के पैथोजन को मारते हैं। तो मैक्रोफेजेस जो बाहर निकलते हैं, जो मैक्रोफेजेस बाहर निकलते हैं और ये मूव करते हैं, इनकी मूवमेंट को हम कहते हैं एमीबॉइड मूवमेंट। अमीबा की तरह मूव करते हैं, अमीबा की कोई शेप नहीं होती ना, कैसे भी मूव करता है, ये भी वैसे ही चलते हैं। तो नीट का क्वेश्चन है ये, एमीबॉइड मूवमेंट कौन शो करता है आपकी बॉडी में? मैक्रोफेजेस शो करते हैं। बच्चे स्पर्म कराते हैं, स्पर्म एमीबॉइड मूवमेंट शो नहीं करता, मैक्रोफेजेस करते हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, ये ब्लड वेसल से बाहर निकलते हैं, इसको क्या कहते हैं? जब ये ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है ना टिश्यू की तरफ, तो इसको कहते हैं डायप्टेसिस। ये 2 नीट के क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। सो मैक्रोफेजेस जो है उनको हम कहते हैं एचआईवी फैक्ट्री। एचआईवी वायरस पता है क्या करता है? वो भाग के जाता है मैक्रोफेजेस के साथ और मैक्रोफेजेस को अटैक कर लेता है। मैक्रोफेज को खुद नहीं पता होता उसके अंदर एचआईवी वायरस है, कभी किसी सेल को पता नहीं होता उसके अंदर ऐसे एचआईवी वायरस आ गया। ठीक है, तो वो अपना नॉर्मल एप्लीकेशन करता है और इस तरीके से एचआईवी बहुत सारी पॉपुलेशन में बढ़ जाता है। तो नीट का क्वेश्चन आता है कि हु आर द एचआईवी फैक्ट्री, वो कौन है जिसके अंदर एचआईवी जाएगा और अपना नंबर एचआईवी इतना बढ़ा लेगा ना कि वो पर्टिकुलर सेल एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। तो मैक्रोफेजेस आर द एचआईवी फैक्ट्रीज। ठीक है, अब मैक्रोफेजेस के अलावा वो एक और सेल में जाते हैं। देखो इम्यून सिस्टम तो डिप्रेस नहीं होगा सिर्फ मैक्रोफेजेस से, क्योंकि मेन सेल बी और टी सेल्स हैं। अब एचआईवी का वायरस कहाँ जाता है? टी हेल्पर सेल के बाद। आपको याद है हेल्पर सेल्स? हेल्पर सेल का काम था कि वो पैथोजन को पकड़ते भी थे, ठीक है, और वो बी सेल को एक्टिवेट भी करते थे। ये हेल्पर सेल के अंदर जाता है एचआईवी वायरस और क्या कर देता है? इसको डिस्ट्रॉय, फाड़ देता है इसे पूरा अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के बाद। तो जब टी हेल्पर सेल का अमाउंट इतना कम हो जाता है ना बॉडी में, तब हम कहते हैं एड्स हो गया। तो एचआईवी वायरस बॉडी में जाएगा, माइक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता जा रहा है। जब टी हेल्पर सेल का बहुत ज्यादा नंबर डिक्रीज हो जाता है तब हम कहते हैं एड्स होता है। तो इसीलिए किसी को एचआईवी होता है ना तो जल्दी से पता नहीं चलता, क्योंकि धीरे धीरे वो सेल्स को मार रहा है ना, तो किसी को जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाता, कोई जल्दी डिटेक्ट भी कर लेता है। ठीक है, समझ आया? यो मैम। तो अगर कोई पूछे एचआईवी फैक्ट्रीज दैट इज मैक्रोफेजेस, और टारगेट सेल पूछेगा तो टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, these are the target cells. एचआईवी सेल टी हेल्पर को डिस्ट्रॉय करता है। हाँ, एचआईवी का वायरस सेल नहीं वायरस है। वो टी हेल्पर सेल के अंदर जाता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है और इतना नंबर इंक्रीज करता है ना कि टी हेल्पर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फाड़ देता है, पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है मैम, डायबिटीज क्या करता है? डायबिटीज का मतलब है जैसे मान लीजिए ब्लड वेसल है, ठीक है, इस ब्लड वेसल के अंदर मोनोसाइट चल रहा है। तो ये मोनोसाइट सेल है, यहाँ से चला 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 चला, अब ये बाहर निकलना जाता है टिश्यू में। तो जब ये सेल चलता चलता ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है ना टिश्यू स्पेस में, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं डायबिटीज। ओके, यस मैम। लिख देती हूँ यार, कंफ्यूज हो रही है। मूवमेंट ऑफ मोनोसाइट out of blood vessel into tissue spaces. ठीक है, अब क्लियर? I now so the factory of HIV virus, macrophages are the factory, लेकिन वो टी हेल्पर सेल को इफेक्ट करता है। तो विच सेल्स आर अफेक्टेड बाय द HIV? मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल। ठीक है जी, क्लियर आप सभी को? अब एचआईवी के बारे में ना थोड़ा जानते हैं, उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो एचआईवी वायरस जिस फैमिली से बिलोंग करता है दैट इज रेट्रोविडी। रेट्रोविडी फैमिली है वो, ऐसे के ऐसे नाम याद कर लेना, इससे ज्यादा डिटेल आएगा नहीं। एचआईवी जिस जीनस से बिलोंग करता है दैट इज लेंटिवायरस। देखो इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाना नहीं है, तो ये 2 इंफॉर्मेशन है जिसको याद कर लेना एज इट इज, तो गुड रहेगा। ठीक है जी। नाउ एचआईवी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो एचआईवी का स्ट्रक्चर क्या होता है? वो स्फेरिकल होता है। देखो जो वायरसेस होते हैं उनकी खास बात होती है कि उनके पास ना मोस्टली बाहर कैप्सूल सा होता है और अंदर प्रोटीन की कोट होती है। ठीक है, तो प्रोटीन की कोट होती है इनके आसपास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती।
क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती तो हम तो इसको सेल बोल देते, लेकिन वायरसेस कभी सेल नहीं होते, ना वो लिविंग होते हैं ना वो नॉन लिविंग होते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं वायरस को, कि जब वो बॉडी के बाहर है, होस्ट की बॉडी के बाहर है, तो वो नॉन लिविंग है। जब वो होस्ट की बॉडी के अंदर चला गया तब वो क्या हो गया, लिविंग, है ना। तो एचआईवी वायरस स्फेरिकल इन शेप होता है। उसके पास, अब मेरे को बताओ, जो लेटर होता है, चिट्ठी होती है, चिट्ठी को आप किस में डालते हो? मैम लेटर बॉक्स में, एनवेलप ऐसे डालते हो कि पहले एनवेलप में डालते हो? है ना। तो एचआईवी में जो बाहर वाला कोट है वो एनवेलप है, ठीक है। तो मैं इस कोट को थोड़ा सा मोटू बनाऊंगी, मैंने पिक्चर ना छोटू बना दिया, पीछे अच्छी सी पिक्चर बनी है, डोंट वरी। तो ये मैंने एनवेलप बना दिया, ठीक है। तो आउटर आपका एनवेलप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे डायग्राम बना नहीं हुआ, आपको काम आएगा। तो दिस इज एनवेलप। अब एनवेलप में आपको दिख रहा है ना कि एक आउटर लेयर भी है और इनर लेयर भी है, राइट। तो ये जो एनवेलप होता है, एनवेलप जो होता है वो मेनली किससे बना होता है, मेनली लिपिड से बना होता है, ठीक है जी। तो लिपिड की एक लेयर से ये एनवेलप बना हुआ है। अब इसके अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखते हैं, देखो ऐसे। आपने कभी पॉन्ग्स ऐसे स्कूल में पीटी होती है, पीटी में वो बजाते हैं ना ऐसे, क्या कहते हैं उसको, ड्रम्स बजाते हैं। तो ड्रम बनाने वाले स्टिक्स ही होती है, मुझे नाम नहीं पता उसका एग्जैक्टली। तो एक ऐसे स्टिक होती है और उसके ऊपर ऐसे गोलू सा लगा होता है, ये बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर है। ये गोलू है एक, इसका एक अलग नाम है, और उसके पीछे एक स्टिक सी लगी है। तो एनवेलप में ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर लगे होते हैं चारों तरफ, ठीक है। तो इसमें लिपिड होते हैं, तो ग्लाइको, थोड़े ग्लूकोज और प्रोटीन भी होते हैं, नो डाउट। अब जो अंदर वाली लेयर है वो मेनली प्रोटीन की बनी है। अब अंदर वाली लेयर ना दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक तो आउटर, इनर लेयर है ये। इनर लेयर के भी दो पार्ट है, देखो आउटर एंड इनर। तो मैंने इनर लेयर के दो पार्ट बनाए, एक तो ये आउटर, साथ साथ बना लो तो इजी रहेगा। तो दिस इज इनर लेयर का आउटर रीजन, और अब मैं बनाऊंगी इनर लेयर का इनर रीजन। तो देखो इनर रीजन कुछ इस तरीके से बनाएंगे, चौकोर सा, ठीक है। तो ये मेरा इनर लेयर का इनर रीजन, ओके जी। ये प्रोटीन से बना होता है, ये प्रोटीन से बना होता है बहुत सारे, राइट। इतना क्लियर हो गया आपको? राइट। अब ये जो आपने छोटे से पॉन्ग्स बनाए थे ना, ये किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन कौन से वाले ग्लाइकोप्रोटीन से बने, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दो ग्लाइकोप्रोटीन से बने हैं, ठीक है। और मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगी जीपी। तो जहां पे भी मैं जीपी लिखूंगी उसका शॉर्ट फॉर्म है ग्लाइकोप्रोटीन। और जो इनर लेयर है वो प्रोटीन से बनी है, तो मैं उसके जितने भी स्ट्रक्चर है उनको पी से रिप्रेजेंट करूंगी। क्लियर है? यो मैम, ठीक है। आइए, तो एचआईवी का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। आउटर लेयर एंड इनर लेयर आपको दिख रही होगी, ये द इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर। अब देखो इनर मोस्ट लेयर के अंदर आपको सेंटर में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि जो एचआईवी वायरस है उसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए या आरएनए? तो कौन सा होता है उसके पास? आरएनए। आरएनए के कितने स्ट्रैंड दिख रहे हैं आपको? दो स्ट्रैंड। हाँ, ये दो स्ट्रैंड है किसके? आरएनए के। चलो ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, अगर दो स्ट्रैंड ऐसे बने हैं, पड़े हैं, बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर तो तुम ही दोगे, मैं नहीं बढ़ा रही आगे, पागल थोड़ी हूँ मैं। तुम्हें मैंने पूरा मॉलिक्यूलर पढ़ाया, तुमको इतना नहीं पता कि दो स्ट्रैंड है डीएनए के, हम दो ही स्ट्रैंड बनाते हैं हमेशा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये दोनों एक दूसरे के आसपास हेलिकली कॉइल्ड होते कौन है, कैसे? दिख रहा जो आप लिख रहे हैं, नहीं दिख रहा। नो तो बताओ ये एक दूसरे के आसपास कॉइल स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं कॉइल स्ट्रक्चर? कौन फोर्स करता है? मैन्युअली हम तो करते नहीं है, फिर ये कैसे बनाते हैं कॉइल? किन के बीच में बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है? किन के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? एडेनिन थाइमिन। क्या बोलते हैं उनको, एडेनिन थाइमिन को? नाइट्रोजनस बेसिस ना। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी इसमें? तो मुझे बताओ कि एचआईवी के केस में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर वायरस में आरएनए के दो स्ट्रैंड है, लेकिन एक दूसरे के साथ कॉइल दिख रहे हैं आपको?
नो मैम। नहीं ना। नो मैम। नो मैम। तो देखो कॉइल होने के लिए नाइट्रोजनस बेसिस कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक कि दूसरे एक से स्ट्रैंड पे opposite। एडेनिन है तो दूसरे पे थाइमिन होना चाहिए, तभी बॉन्ड बनेगा ना, डबल बॉन्ड, यो मैम। राइट। तो एचआईवी के केस में ऐसा क्यों है कि दो सिंगल स्ट्रैंड है, तो याद रखना दो आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो रहा है। आइडेंटिकल दिखते एक जैसे है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो आरएनए जरूर है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, मतलब कि अगर यहाँ पर ग्वानिन है तो इसी पोजीशन पे साइटोसिन नहीं होगा उसका, ठीक है। यहाँ पर अपनी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, मे बी इसकी सीक्वेंस है ए जी यू जी, और यहाँ पर आपको सीक्वेंस मिल जाएगी जी ए यू, समझ रहे हो, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए ये कभी भी डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में नहीं मिलते। ये नीट का डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है, गॉट इट। यो मैम। सो डीएन आरएनए प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टू स्ट्रैंड्स जो कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं, क्लियर। इसके अलावा आपको कुछ एंजाइम मिलेंगे। पहला एंजाइम जो इसी रीजन के अंदर मिलेगा, आपको तीन चीजें मिलेगी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला एंजाइम जो आपको इसके अंदर मिलेगा प्रोटीन कोड के अंदर, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, आपको याद है सेंट्रल डोग्मा, कहता था डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन नहीं बोलते, ये अब ये गलती नहीं करनी। और आरएनए से अगर डीएनए बना दूं तो इसे क्या कहते हैं, है ना। तो अगर ये मेरा सेल है, ह्यूमन सेल है, ठीक है, ह्यूमन सेल के अंदर क्या होगा, डीएनए आरएनए, सोचने की जरूरत नहीं थी, है ना। हाँ, अब अगर ह्यूमन सेल के अंदर डीएनए है और इसको एचआईवी की वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, एचआईवी की वायरस के पास क्या है, आरएनए। अब अगर एचआईवी के वायरस को मेरा डीएनए कंट्रोल करना है, वो कैसे करेगा, उसके खुद के पास तो आरएनए है, तो पता क्या करता है, अपने आरएनए की मदद से, अपने आरएनए के पास एक एंजाइम होता है उसके, वो अपने आरएनए को चेंज कर लेता है डीएनए में, ठीक है। तो वो अपने ही आरएनए को चेंज कर लेता है डीएनए में। तो अगर वो अपने आरएनए को डीएनए में चेंज कर सकता है, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए उसके पास खुद ही एंजाइम होता है और इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये जो वायरस का डीएनए जाएगा और मेरे डीएनए के अंदर घुस जाएगा और मेरे डीएनए को कंट्रोल कर लेगा, समझ आया। यो मैम। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो वायरल आरएनए को होस्ट डीएनए में चेंज करता है। दूसरा इसके पास एंजाइम है इंटीग्रेस। देखो इसके पास डीएनए तो बन गया, अब इस डीएनए को मेरे डीएनए में जाना है ना, इनकॉर्पोरेट होना है, तो उसके लिए एक एंजाइम मदद करता है जिसका नाम है इंटीग्रेस। तो ये इंटीग्रेट होने में मदद करता है, क्लियर मैम। अब देखो जो सेल है मेरा वो बिजी है ना और प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन वायरस जब इस सेल में आ गया ना तो वायरस चाहता है कि सिर्फ उसके लिए प्रोटीन बने और किसी के लिए नहीं बने। तो इसलिए एचआईवी वायरस के पास एक और एंजाइम होता है प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीएज जितने भी और प्रोटीन बना रहा है ना मेरा सेल, उस सारे प्रोटीन को तोड़ता चला जाता है ताकि मेरा सेल और कुछ ना कर पाए, बस अब वायरल के लिए प्रोटीन बनाए। समझ आया। So these are the three enzymes जो आपको एचआईवी वायरस के अंदर मिलेंगे, राइट। प्रोटीएजेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस एंड इंटीग्रेसेस। क्लियर सभी को। मैम आप वो डायग्राम वाला निकालोगे स्लाइड एक बार फिर से, ये वाली। यस मैम। मैम हो गया ठीक है। अब हमें कुछ टर्म्स याद करनी है जो आपको एज इट इज याद करनी है, ठीक है। ये तो चलो हो गया। देखो जो बाहर वाली लेयर थी उसको क्या बोला था मैंने, प्रोटीन कोट या एनवेलप, और जो अंदर वाली लेयर थी उसको क्या बोला था, प्रोटीन कोट। तो प्रोटीन कोट को वायरस के केस में हम बुलाते हैं कैप्सिड, ठीक है जी। अब एनवेलप किससे बना है और प्रोटीन कोट किससे बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में। तो जो मेरा एनवेलप था, एनवेलप में आपको दो ग्लाइकोप्रोटीन लगे हुए दिख रहे थे। मैम। इसमें जो बिल्कुल आउटर रीजन पे पड़ा है, यहाँ पर आपको ग्लाइकोप्रोटीन 120 मिलेगा। ये नाम है जो आपको याद करना है, ठीक है।
और जो इनर वाला साइड है वो ग्लाइकोप्रोटीन 41 है। इनके वोकैब में आपको नहीं जाना, पर आपको ये नंबर याद रखनी है। ओके जी, ग्लाइकोप्रोटीन 120 बाहर वाला, ग्लाइकोप्रोटीन 241 अंदर वाला। ठीक है, तो ये था हमारा एनवेलप का केस। अब कैप्सिड में आओ, प्रोटीन कोट में आओ। ठीक है, तो प्रोटीन कोट में जो बिल्कुल आउटर वाली लेयर है, आपको याद है? मैम यो मैम है ना? तो इसमें जो बिल्कुल आउटर वाली लेयर है, इस प्रोटीन कोट में आपको जीपी नहीं लिखना, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये प्रोटीन है। तो आउटर वाली कोट में आपको मिलते हैं P17 प्रोटीन, और जो इनर वाली कोर है, ये वाला येलो से जो मैंने बनाया है, इसमें जो आपको प्रोटीन मिलते हैं दैट इज 24, P24। क्लियर? यो मैम देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ये आपको रटना ही पड़ेगा कि जो ग्लाइकोप्रोटीन मतलब एनवेलप है, एनवेलप किससे बना है? 120 एंड 41 से, और जो कैप्सिड है वो किससे बना है? P24 एंड P17 से। ठीक है जी, यो मैम समझ आया? यो मैम। ओके, चलिए अब मुझे एक बात, ये वायरस को देख के बताओ कि इस वायरस को अगर मैक्रोफेजिस को अटैक करना है, वायरस है ये मैक्रोफेज है, इसे अटैक करना है, यानी कि कम्युनिकेट करना है, और सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है रिसेप्टर से, तो मुझे बताओ वायरस का कौन सा पार्ट है जो मैक्रोफेजिस के कांटेक्ट में आएगा? मैम GP120। GP120 है ना? तो मैक्रोफेजिस के पास भी कोई रिसेप्टर होगा ना जो GP120 से अटैच होगा। यो मैम यो मैम। तो GP120, और ये मेरा होस्ट सेल है, होस्ट सेल मतलब ह्यूमन का सेल हो गया ना, जैसे मैक्रोफेजिस एंड टी हेल्पर सेल। तो टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेजिस के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है CD4+ रिसेप्टर। CD सेल ऑफ डिफरेंशिएशन है, नहीं जानना, CD4+ रिसेप्टर्स हैं, कहीं कहीं CD4 ही लिखा होगा सिर्फ। तो CD4 रिसेप्टर होते हैं मैक्रोफेजिस और टी हेल्पर सेल के ऊपर, जिसपे HIV का वायरस आके अटैच होता है। ये रिसेप्टर ना वैसे और चीजों का अटैच करने के लिए थे, लेकिन HIV के वायरस के ऊपर भी GP120 इससे अटैच हो सकता है। तो क्वेश्चन बनता है कि जो HIV का वायरस है वो किस रिसेप्टर से अटैच होता है? तो वो मैक्रोफेजिस और टी हेल्पर सेल के CD4 रिसेप्टर से अटैच होता है। समझ आया? यो मैम अगर मैं CD4 रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर दूं तो क्या HIV सेल के अंदर घुस पाएगा? नो मैम। बहुत सारी मेडिसिन होती है जो CD4 रिसेप्टर को टारगेट करने के लिए बनती भी है, HIV वायरस का स्प्रेड रोकने के लिए। ठीक है, यो मैम ये पॉइंट लिख लिया। यो मैम। चलो मैं तुमको एक एनिमेशन दिखाती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा उससे तुम्हें थोड़ा इजी लगेगा। स्क्रीन दिख रही है सबको? तो ये एड्स की बात कर रहे हैं। देखो अच्छी एनिमेशन है इसकी। तो दिस इज एन एड्स वायरस। आपको सरफेस के सबसे ऊपर है जो येलो येलो कलर के दिख रहे हैं, क्या लगता है कौन से है ये? GP120। हाँ, और ये ग्रीन कलर का क्या होगा? GP। नहीं, ये एनवेलप होगा, ये एनवेलप होगा या फिर कैप्सिड? हाँ राइट। अभी आपको वायरस के बारे में ध्यान लगे। तो एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। इम्यूनोडेफिशिएंसी स्पेलिंग पढ़ के जाना, गलत होते हैं, गलत कर जाते हैं। अभी इंसान के अंदर वायरस चला गया है, ये आपको ये सिचुएशन दिखा रहे हैं। देखो ये पहली कंडीशन दिखा रहे हैं कि ये कोई फॉरेन इन्वेडर है। फॉरेन इन्वेडर का मतलब है कोई भी बैक्टीरिया है। आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का? स्पीड ना थोड़ी सी कम कर देती हूँ क्योंकि मैंने बहुत तेज कर रखी थी। ठीक है, तो आपको ये बैक्टीरिया दिख रहा है। अब जब बैक्टीरियाज आते हैं उनको खाने के लिए मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, है ना? आपको ये मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल दिखाएगा। तो मैक्रोफेजेस कैसे उनको खाते हैं देखो अभी दिखाएंगे। ठीक है, ये आगे मैक्रोफेजेस आपको व्हाइट ब्लड सेल्स, और इन्होंने देखो क्या किया, चारों तरफ उस बैक्टीरिया को खाना स्टार्ट कर दिया। आपको दिख रहे हैं डिफरेंट व्हाइट ब्लड सेल्स? अब ये है आपके टी हेल्पर सेल्स। तो टी हेल्पर सेल क्या कर रहे हैं, क्या लग रहा है क्या करते हुए दिख रहे हैं? बी सेल को एक्टिवेट कैसे? अभी क्या करता हुआ दिख रहा है तुम्हें? डिस्ट्रॉय हो रहा है। नहीं, डी हेल्पर सेल इस टाइम, अभी तक वायरस नहीं आया, टी हेल्पर सेल इस टाइम कोई केमिकल रिलीज कर रहा है ना? तो जब ये केमिकल रिलीज करता है ना, तो ये और
व्हाइट ब्लड सेल्स को उस तरफ बुला लेते हैं इन्फेक्शन की साइड, कि आ जाओ यहाँ पे इन्फेक्शन है। तो देखो और व्हाइट ब्लड सेल आते दिख रहे हैं, देखो खा रहे हैं बैक्टीरिया को, यो मैम। है ना। यो मैम। और टी हेल्पर सेल क्या कर रहा है, बी सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है। तो बी सेल एक्टिवेट होकर देखो ये पिंक कलर का सिक्रीट कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर अभी दिखाएंगे पास से। अच्छा अभी तो ये बहुत सारी मल्टीप्लीकेशन होगी सेल्स की। देखो अभी बी सेल पर सेल क्या सिक्रीट कर रही है, क्या चीज है, बी सेल क्या सिक्रीट करते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, है ना। तो देखो ये एंटीबॉडी का दोनों अपर आर्म है और ये नीचे वाला एक आर्म है ना। तो इसमें से एफसी रीजन कौन सा है, ये वाला या ये ऊपर वाले, मैम कौन सा? एफसी फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नीचे वाला, ये वाला है ना। और एंटीजन कहाँ के बाइंड करेंगे, इस साइड पे, राइट। चलो एक रफ आइडिया इसका, ऐसे ही होना चाहिए, राइट। चलो बी सेल ने सिक्रेट कर दिया एंटीबॉडी, एंटीबॉडी देखो बैक्टीरिया पे जाके लगी। एंटीबॉडी ना कभी भी पैथोजन को मारती नहीं है, उसके ऊपर स्टैम्प की तरह लग जाती है, ताकि बाकी के जो इम्यून सेल्स है वो पहचान सके कि इस सेल को मारना है। देखो अब देखो मैक्रोफेजेस इसको पहचान जाते हैं कि इन सेल्स को मारना है, और सारे खा रहे हैं, बाकी के डब्ल्यूबीसी को खा रहे हैं। अब आपको दिख रहा है ब्लड के अंदर एचआईवी वायरस आ गया, तो ये ग्रीन कलर का जो छोटे छोटे डॉट्स है ये एचआईवी वायरस है, ठीक है। यो मैम। चला गया आपके मैक्रोफेजेस के अंदर, अब देखो क्या होगा, ये टी हेल्पर सेल के अंदर गया, दिखा आपको अंदर जाता हुआ। टी हेल्पर सेल के अंदर ट्रैक बना ली, पॉपुलेशन इंक्रीज कर दी। हेल्पर सेल के साथ क्या हुआ, देखो देखो क्या हुआ उसके साथ, ब्रेक हो गया। देखो वो फट गया बिल्कुल, हाँ है ना, डिस्ट्रॉय हो गया ना। यो वायरस बाकी टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय करने लग गई। तो जब बॉडी में टी हेल्पर सेल ही नहीं बचेंगे तो अभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल जाएगा ना बॉडी में। तो इंसान की डेथ किससे होगी, वो इस इन्फेक्शन की वजह से होगी, राइट। वो कैसे बैक्टीरिया फैल गए, तो ये एचआईवी के केस में होता है, ओके। मैम टी सेल्स को किसने वो किया? किसके, टी सेल्स को, मैम टी हेल्पर सेल को किसने किया? टी हेल्पर सेल को एचआईवी के वायरस ने ही डिस्ट्रॉय किया, जो पीछे डिस्ट्रॉय दिखा रहे थे ना, ये टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय किया, ओके। यो मैम। ठीक है। सो जब इम्यून सिस्टम की बॉडी में इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी थी, उस टाइम पे आके किसी पैथोजन ने बीमारी करी, सो ऐसे पैथोजन को हम बुलाते हैं, और ऐसी मतलब बीमारियों को हम बुलाते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। मतलब कि जब बॉडी का इम्यून सिस्टम कम था तब आके इसने मुझे अटैक करा, ठीक है। यो मैम। एक टर्म है इसके साथ, राइट, क्लियर सबको। मैं तुमको एक और एनिमेशन दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे आपको रिसेप्टर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ये बहुत अच्छी एनिमेशन तो नहीं है पर रिसेप्टर बता रही हूँ। ओके ओके, ये भी बहुत फास्ट है, देखिए। तो ये एचआईवी का वायरस है, आपको दिख रहा है इसके अंदर आरएनए, बाहर एनवेलप है, अंदर आरएनए है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, राइट। यो मैम। अभी वायरस गया और जाके ये चला गया टी हेल्पर सेल के अंदर। अब टी हेल्पर सेल के अंदर जाता कैसे, ये आपको दिखा रहा है, ये आपको टी हेल्पर सेल के ऊपर ये रिसेप्टर दिख रहे हैं, यो मैम। बेटा ये रिसेप्टर का नाम क्या है, मैम CD4 रिसेप्टर, ठीक है। और वो जो वायरस के सरफेस पे है ग्लाइकोप्रोटीन, उसका नाम क्या है, देखो 120, देखो कैसे अटैच होता है, हो गया अटैच। अब वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर डाल देगा, वायरस कभी पूरा नहीं जाता, वो सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल डालेगा, देखो अब डालेगा वो जेनेटिक मटेरियल, देखो जी। एक और रिसेप्टर है, जानने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो CCR5 अगर लिखना चाहो तो। अब देखो खुल गया, ऐसे मैकेनरी चलती है, अभी जेनेटिक मटेरियल अंदर जाएगा, सब कुछ बाहर रह गया और जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया, प्रोटीन कोड गई ना अंदर, उसी के साथ जेनेटिक मटेरियल गया, सब कुछ ब्रेक हो गया। अब देखो आपको वायरस का आरएनए दिख रहा है ना जाता हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ, कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है किसके, सेल के न्यूक्लियस,
है ना। उससे पहले इसने क्या करा, आरएनए, ध्यान से देखना इस स्टेप को, देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और उसके पीछे आरएनए, यहाँ पे देखना ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और उसके पीछे आरएनए है, दिख रहा है? देख अभी कैसे करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, देखना क्या करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चेंज कर देगा आरएनए को इनटू डीएनए। देखो अरे अभी डीएनए एंटर करेगा किसमें, होस्ट सेल के न्यूक्लियस। बिल्कुल, देखो सबको चेंज कर दिया उसने, ये न्यूक्लियस में चला गया, इंटीग्रेस लेके गया उसको, देखो न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस में चला गया। अरे अच्छी एनिमेशन है ये तो। अब इंटीग्रेस ने क्या किया, हमारे डीएनए में इसको डाल दिया, देखो कितने चालाकी से, नालायक। ये देखो डीएनए में चला गया। अब जो पॉलीमरेज है तो नॉर्मल एमआरएनए बना रहा है, वो तो अपना काम नॉर्मल कर रहा है ना, लेकिन ये जो एमआरएनए बन गई ये तो वायरस का बन गया, तो इसने आगे चल के क्या करना है, वायरस के प्रोटीन बना देने, राइट। तो ऐसे बहुत सारे वायरस की कॉपीज बन जाती है बॉडी के अंदर, पता भी नहीं चलता हमें, ठीक है। तो ये बहुत हाई क्लास हो गई, इसकी जरूरत नहीं थी आपको। और देखो इस तरीके से टी हेल्पर सेल में बहुत सारे वायरस बन गए, देखो कितने सारे बन गए, चारों तरफ दिख रहे हैं। टाइम आएगा टी हेल्पर सेल इसे झेल नहीं पाएगा और वो फट जाएगा, राइट। एचआईवी वायरस अगर हम बोले वो दिखता कैसा है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो सिंपल एचआईवी वायरस की फोटो तो नहीं है, पर वायरस इन्फेक्टेड विद एचआईवी उसके सेल्स की फोटो है, दिख रहा है आपको? एक मिनट तो जो देख के जाना, ये देख, ये जो सेल्स है ना इनके अंदर सेंटर में ये एचआईवी वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स है, तो बहुत क्लियर फोटो नहीं है पर माइक्रोस्कोप पे कैसे दिखती है, ओके। ऑल राइट, so that was all about the HIV। कंप्लीट नहीं हुआ हमारा